Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 8 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this lecture we will discuss the different parameters of the proximate analysis and ultimate analysis. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट पे जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस थे और जो अल्टीमेट एनालिसिस हमने इसका ओवरव्यू देखा था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो दोनों तरह के एनालिसिस हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस, हम इनके स्टेप्स देखेंगे और इनके पैरामीटर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है वो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर चार तरह के स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे होता है मॉइस्चर कंटेंट, नंबर 2 पे होता है वोलेटाइल मैटर, नंबर 3 पे होता है ऐश कंटेंट और नंबर 4 पे होता है फिक्स्ड कार्बन। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है, जो पैरामीटर है वो है मॉइस्चर कंटेंट, कि जो फ्यूल हमने यूज़ करना है आया कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है या नहीं है। हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल के अंदर देखा था कि हमारे पास जो गुड फ्यूल होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो सा वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको कम कर देता होता है, ठीक है। इट डिक्रीज द हीट कंटेंट पर केजी ऑफ फ्यूल। जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट होता है या फ्यूल के अंदर जो हीट की कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को भी। तो इसकी जो टिपिकल रेंज होनी चाहिए मॉइस्चर कंटेंट की वो 0.5 टू 10 होती है। उसने मॉइस्चर कंटेंट किस तरह से चेक करती है, इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं। तो परसेंटेज ऑफ जो फ्यूल होता है उसके अंदर मॉइस्चर को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि जो वेट के अंदर लॉस आता है कोल के, उसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में रखते हैं और डिवाइड करते हैं जो टोटल कोल हमने कंबस्टन की होती है और इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 100 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द कोल। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह से मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करते होते हैं। लेट्स सपोज हमने एक क्रूसिबल लिया है, ठीक है, स्मॉल कप शेप्ड। तो उसके अंदर हमने 1 ग्राम कोल लिया और उसके जिसके अंदर हमने चेक करना है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। जो क्रूसिबल का वेट है यानी कि जो बर्तन का वेट है वो है 20 ग्राम और कोल का वेट 1 ग्राम है। तो कोल प्लस क्रूसिबल वेट मिलाएंगे 20 + 1 तो वो हमारे पास हो जाएगा 21 ग्राम। और जो वेट ऑफ कोल है वो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 1 ग्राम है। 1 ग्राम कोल के अंदर हमने मॉइस्चर का कंटेंट चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्रूसिबल होगा उसको ओवन के अंदर रखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक मोफल फर्नेस के अंदर रखेंगे और उसको 4 घंटों के लिए हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे 110 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 आवर्स के बाद हम उसको वेट करेंगे। तो जब उसको वेट किया जाता है तो जो कोल और क्रूसिबल का वेट आता है, पहले 21 ग्राम था जब हमने हीट नहीं किया था। तो जब हमने 4 आवर्स हीट किया उसको 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका वेट कितना हो गया, 20.95 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसको मजीद आफ्टर 8 आवर्स उसको और 4 आवर्स के लिए उसको हीटअप किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसका जो वेट होता है वो 20.9 ग्राम हो जाता है और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मजीद 4 आवर्स को जब उसको रिपीट किया जाता है, मजीद 4 आवर्स यानी कि टोटल 12 आवर्स हो जाते हैं और उसको हीट किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका जो वेट है वो हो जाता है 20.85 ग्राम। जब हमें श्योर हो जाता है कि जो सा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका है तो हम फिर उसको कैलकुलेट करते होते हैं। जब तक मॉइस्चर रहता है कोल के अंदर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, ठीक है। लास्ट पे हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं कि मॉइस्चर कितना था, ठीक है। मॉइस्चर वेट जो हमारे पास लास्ट पे बचा था वो 20.85 ग्राम था, ठीक है। और टोटल जो सा था हमारे पास वो 21 ग्राम था। तो हम 21 में से 20.85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वेट लॉस आया है कि कितना वेट कम हुआ है 21 में से, तो वो 0.15 ग्राम है। तो अब हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि 0.15 ग्राम जो कि लॉस हुआ है और टोटल कोल जो हमने क्रूसिबल के अंदर रखा था वो 1 ग्राम था। तो 0.15 डिवाइडेड बाई 1 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 15%। यानी कि 1 ग्राम कोल के अंदर 15% मॉइस्चर था। तो इस तरह का जो फ्यूल होता है वो हमारे इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट स्टेप था प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का। जो सेकंड स्टेप है वो है वोलेटाइल मैटर, कि वॉलेटिलिटी को चेक किया जाता है कि जो आया कि जो फ्यूल है इसके अंदर वॉलेटिलिटी मैटर कितना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से किया जाता है कि हम जो हमारा जो कोल होता है उसको हम रखते होते हैं लिड के साथ, उसको कवर करके रखते होते हैं इलेक्ट्रिकल मुफल फर्नेस के अंदर और उसको 950 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप करते होते हैं 7 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर जितना वेट में लॉस आता है उसको हम मेजर करते होते हैं और उससे हमें पता चलता होता है कि वोलेटाइल मैटर में कितनी कमी आई है, ठीक है। पर जिस तरह हमने ऊपर पर मॉइस्चर को कैलकुलेट किया था इसी तरह से हम वोलेटाइल मैटर को फाइंड आउट करेंगे
कि जितना वेट लॉस में वेट में लॉस आएगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इसका सेम प्रोसीजर है जो ऊपर हमने परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट में किया था। थर्ड जो स्टेप पैरामीटर होता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस का वो होता है ऐश कंटेंट। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल में देखा था कि गुड फ्यूल वो होता है जिसके अंदर ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह लिक्विड और गैसियस फ्यूल होते हैं, जबकि सॉलिड के अंदर ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐश कंटेंट बेसिकली क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है फ्यूल के अंदर जो कि बर्न नहीं होती। ठीक है, और इसकी जो टिपिकल रेंज होती है वो 5 to 40% होती है। उसके बाद इसके हम एनालिसिस किस तरह से करते होते हैं, इसको क्रूसिबल के अंदर रखते होते हैं और इसको हीट करते होते हैं विदाउट द लिड। ठीक है, इसके ऊपर हम लिड ढक्कन वगैरह नहीं रखते होते और इसको 700 डिग्री सेल्सियस 700 टू प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते होते हैं 30 टू 60 मिनट्स, यानी कि हाफ आवर टू 1 घंटे तक, आधे घंटे से 1 घंटे तक हम उसको इलेक्ट्रिकल मूवल फर्नेस के अंदर रखते होते हैं और उसको हीट करते होते हैं। जब हीट करेंगे तो हमारे पास जो वेट लॉस आएगा उसको हम अगेन वेट करेंगे और जो लॉस आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ऐश बनेगा रेसिड्यू उसको हम वेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऐश का क्या फार्मूला आएगा कि जो वेट बचा है रेसिड्यू जो पीछे बच गया था उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। जो ड्राई कोल था उसको हमने लिया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऐश आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम जनरली बात करें कि ऐश क्या होता है, ऐश बेसिकली जौन सी फ्यूल की बर्निंग और हैंडलिंग कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है और इसकी कॉस्ट को भी ज़्यादा बढ़ा देता होता है, हैंडलिंग कॉस्ट को। ठीक है, उसके बाद इट अफेक्ट्स द कंबस्टन एफिशिएंसी एंड बॉयलर एफिशिएंसी। जो ऐश कंटेंट होता है ये हमने देखा था कि जो फ्यूल होता है उसकी एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट करता है, उसको डिक्रीज कर देता है। उसके अलावा इट काजेज क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग। क्लिंकरिंग और स्लैगिंग भी काज करता है। क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग बेसिकली क्या होता है कि फ्यूल के अंदर जो अनयूज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटी रॉक्स जो सी होती हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनबर्न्ड होते हैं, नॉन कंबस्टिबल होते हैं पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को हम कहते होते हैं क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग। तो ऐश बेसिकली नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो कि फ्यूल के अंदर नहीं बर्न होता और ये फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको रिड्यूस कर देता होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कम हीट प्रोड्यूस होती है और जो फिर फ्यूल होता है वो इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं रहता। ठीक है, तो फ्यूल हमेशा वो अच्छा होता है जिसके अंदर ऐश कंटेंट बहुत कम हो। जो चौथे नंबर पे और जोन सा लास्ट है वो है लास्ट जोन सा स्टेप है प्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर, वो है फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, कि कार्बन की परसेंटेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ऊपर हमने जितने भी हमने परसेंटेजेस निकाली हैं, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर और परसेंटेज ऑफ ऐश कंटेंट, इन एक जो फ्यूल होगा उसकी जितनी भी हमने परसेंटेज कैलकुलेट की होंगी मॉइस्चर की और वोलेटाइल मैटर की और ऐश की, हम क्या करते हैं इन सारों को ऐड करते होते हैं। ठीक है, ये मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और ऐश को इसको हम कैलकुलेट करते होते हैं और इसको 100 में से माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन होगी। ठीक है, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी वो उतने लिहाज से देखें तो फिक्स्ड कार्बन की जो कंटेंट होना चाहिए वो मोर देन 80% होना चाहिए। अगर 80% से कम होगा तो वो फ्यूल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, और वो इन्फीरियर क्वालिटी में यानी कि लो क्वालिटी में काउंट होगा। और इन पैरामीटर्स को कंक्लूड करके हम जो फ्यूल होता है उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि आया कि फ्यूल इज गुड और नॉट। ठीक है, ये तो थे प्रोक्सिमल एनालिसिस जिनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते। अब हम देखेंगे अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर हम हर एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करते होते हैं, उसको कैलकुलेट करते होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते होते हैं परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो अल्टीमेट एनालिसिस होते हैं इसमें मेजरमेंट होती है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। फ्यूल के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं हर किसी की परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं कि आया कि ये जोन सा फ्यूल है ये इंडस्ट्री के लिए सूटेबल होगा या नहीं। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोक्सीमेट एनालिसिस से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो अब डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालने के लिए, डिफरेंट कंटेंट्स की परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपल बर्निंग कंटेनर यूज़ करते होते हैं। इसके लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज़ करते होते हैं। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एनालिसिस करते होते हैं और उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करते होते हैं न्यूमेरिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर की बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। जो भी फ्यूल आया सॉलिड है या लिक्विड है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डेट इज बॉम्ब क्लोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन देखें तो जो बॉम्ब क्लोरीमीटर होता है ये मेड अप होता है स्टेनलेस स्टील का। ये जो सा कंटेनर है ये वाला, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सा कंटेनर है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है बॉम्ब क्लोरीमीटर का। और उसके ऊपर क्या दिया गया था, लिड दिया गया था। लिड के साथ क्या होते हैं, दो स्टेनलेस स्टील के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जो लिड दिया हुआ है इसके साथ है ये जो सा बॉम्ब क्लोरीमीटर है इसके अंदर अटैच किए हुए हैं दो इलेक्ट्रोड्स। और दोनों इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन वेल्व के जरिए। ये ऑक्सीजन वेल्व लगाई गई है, ऑक्सीजन इनलेट, क्योंकि हमने जो बॉम्ब क्लोरीमीटर होता है उसके अंदर हमने बर्निंग करवानी होती है। और आपको पता है जितना भी कंबस्टन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है हवा के अंदर। तो ये जो सी ऑक्सीजन वेल्व लगाई गई है, ये ये जो सी ऑक्सीजन वेल्व है इसके अंदर ऑक्सीजन को इनलेट करवाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाता है ताकि जो कंबस्टन का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके। इसके बाद क्या किया जाता है, ऑक्सीजन भी हो जाता है। उसके बाद जो बॉम्ब क्लोरीमीटर होता है इसके अंदर इसकी प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है, इसके प्रॉपर इसको इंस्ट्रूमेंटेशन की जाती है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर या और कोई भी इम्प्योरिटी ऐड ना हो सके। तो इसके लिए इसके अंदर एक कॉपर क्लोरीमीटर की कवरिंग की जाती है और वाटर जैकेट की जाती है। ये जौन सा बॉम्ब क्लोरीमीटर के साथ ये वाटर जैकेट है, ठीक है, ये वाटर जैकेट है। और उसके अलावा ये जौन सा इंसुलेटेड कंटेनर है ये कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है। ये मेक श्योर करते हैं कि जो बॉम्ब क्लोरीमीटर है उसके अंदर किसी भी इम्प्योरिटी एयर या कोई और पार्टिकल अंदर दाखिल ना हो सके, ठीक है। ये जौन सा हमारे पास क्लोरीमीटर होता है इसके साथ एक स्टिरर को ऐड किया जाता है ताकि ये जौन सा वाटर है इसको शेक किया जा सके, ठीक है। और ये जौन सा स्टिरर होता है और ये जौन सा थर्मामीटर है, ठीक है। ये जौन सा हमारे पास स्टीरर होता है और ये बैक में जौन सा थर्मामीटर होता है इसका डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जौन सा बॉम्ब क्लोरीमीटर होता है यहाँ पे फ्यूल को सैंपल डिश के अंदर रख के इसकी कंबस्टन करवाई जाती है और जो भी उसके अंदर चेंजिंग आती है उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है जिससे हम डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेजेस को फाइंड आउट करते होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन वगैरह। अब हम हर एलिमेंट को बारी बारी देखते हैं कि कौन कौन से हम प्रोसेस को अप्लाई करते होते हैं कंबस्टन के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की। तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट की जाती है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जब होता है फ्यूल के अंदर तो उसकी कंबस्टन करवाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो कार्बन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और जो हाइड्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि जो वाटर होता है, हाँ, जो वाटर होता है ये CaCl2 को ऑब्जर्व कर लेता है, ये क्योंकि ये वाटर ऑब्जर्वर होता है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है ये इसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसके बाद जितना भी वेट के अंदर चेंज आता है उसको मेजर किया जाता है और उसको फिर न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है। नीचे अब अगर हम कैलकुलेशन देखें तो कार्बन पहले होती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। नीचे इनके वेट लिखे हुए हैं, ये कार्बन का 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का O2 का 32 ग्राम होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। तो जब ये जो सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ऑब्जर्व करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है और साथ वाटर बनाता होता है। अब इसके वेट के अंदर जितनी चेंजिंग आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब वाटर की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो सी थी वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। नीचे इनके मैथ्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, ऑक्सीजन O2 का 32 होता है, ये 1/2 O2 है तो 2 पर डिवाइड करेंगे तो 16 ग्राम आ जाएगा। और जो वाटर होता है उसका 18 ग्राम मैस होता है। अब वाटर को ऑब्जर्व करता है CaCl2, ये वाटर ऑब्जर्वर होता है। इसकी जगह पे हम मैग्नीशियम परक्लोरेट को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी वाटर ऑब्जर्वर के तौर पे यूज होता है। तो ये बना देता है हमारे पास कैल्शियम का हाइड्रस फॉर्म में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन जाता होता है। अब हमने बारी बारी फार्मूला अप्लाई करना है ताकि दोनों की परसेंटेज को हम फाइंड आउट कर सकें। पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन में क्या किया जाता है कि जितना वेट इंक्रीज होता है कार्बन का, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, उसको डिवाइड करते होता है टोटल जो हमने फ्यूल लिया होता है सैंपल के अंदर और मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 44 के साथ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द फ्यूल। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से फाइंड आउट की जाती है कि जो वेट के अंदर इंक्रीज आएगा कैल्शियम क्लोराइड के
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो कि H2 का मोलर मास है 2 ग्राम, और नीचे जो हमने टोटल वेट लिया था फ्यूल का, उसको हम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, जो कि वाटर का मोलर मास है, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल। कार्बन और हाइड्रोजन के बाद हम फॉस्फोरस की परसेंटेज पे आते हैं कि अगर फ्यूल के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते होते हैं। तो जो भी फ्यूल होता है उसके अंदर जो फॉस्फोरस होती है उसको जेनरेट नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर और अनेबल टू यूज, इसको हम यूज नहीं कर सकते। और कोई भी फ्यूल होगा अगर उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होगी तो उसको कोई भी कंपनी परचेज नहीं करेगी, ठीक है, दैट इज बिकॉज इट्स एक्सप्लोसिव एंड अनेबल टू यूज। उसके बाद इट मे प्रेजेंट इन द, ये जो फॉस्फोरस का कंटेंट होता है वो फ्यूल के अंदर तब प्रेजेंट होता है अगर फ्यूल जो सा है वो प्रेजेंट है नियर द रेजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस। अगर कोई फॉस्फोरस के रेजर्वोयर के नजदीक फ्यूल हमारे पास प्रेजेंट है तो तब इसके चांसेस होते हैं कि फॉस्फोरस ऐड हो जाए, अदरवाइज फॉस्फोरस का जो कंटेंट होता है वो माइनर होता है और ना होने के बराबर होता है। तो नाइट्रोजन की कैलकुलेशन के लिए हम जो स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं दैट इज गिल्ड-हाइल मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूल होता है उसको पाउडर फॉर्म में लेते होते हैं और फ्यूल को हीट करवाते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 और पोटेशियम सल्फेट को K2SO4। तो ये जो जब हम इनको हीट करवाते होते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता होता है अमोनियम सल्फेट। अब ये जो सा अमोनियम सल्फेट होता है ये बनता है, और जब सारी की सारी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम सल्फेट के अंदर तो जो सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है जब सारी की सारी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम सल्फेट के अंदर। फिर इसके बाद हम इसको ट्रीट करवाते होते हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि कन्वर्ट करेगी अमोनियम सल्फेट को अमोनिया गैस के अंदर, जो कि लिबरेट होगी। फिर हम इसको डिस्टिलेशन का लास्ट में प्रोसेस करवाते होते हैं H2SO4 के साथ, और जो हमारे पास परसेंटेज आती है जो वेट के अंदर चेंज आता है H2SO4 को, उसको हम कैलकुलेट करते होते हैं। अगर हम इसके डायग्राम के अंदर देखें तो सबसे पहले हम ये जो सी फ्लास्क है इसके अंदर हम कोल को लेते होते हैं पाउडर फॉर्म में, और उसके अंदर कैटालिस्ट को ऐड करवाते होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम सल्फेट, और जो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता होता है, रिजल्ट में हमारे पास बनता होता है अमोनियम सल्फेट। और ये जो हमने देखा था कि जब सारी की सारी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी तो जब सारी की सारी नाइट्रोजन यानी कि कंज्यूम हो जाएगी तो जो से हमारे पास ये जो सा सोल्यूशन होगा अमोनियम सल्फेट का ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सा हमारे पास ये कंटेंट बना है अमोनियम सल्फेट का, इसके अंदर हम ऐड करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करवाएंगे तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती होती है जो कि लिबरेट होती है। फिर हम लास्ट में इसको क्या करते हैं, कंडेंसर के अंदर हम इसको डिस्टिलेशन करवाते हैं। नीचे हमने ये कॉनिकल फ्लास्क रखी हुई है जिसके अंदर डिस्टिलेशन होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ये जो सी अमोनिया होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और रिजल्ट में हमारे पास बनता है अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर से फिर हमारे पास जो वेट चेंज आता है उसके हम कैलकुलेशन करते होते हैं। कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है कि जो अमाउंट होती है सल्फ्यूरिक एसिड की जो कि न्यूट्रलाइज करती है अमोनिया को जो कि इवॉल्व होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते होते हैं। जो अमाउंट ऑफ एसिड होती है वो होती है V1 माइनस स्टैंडर्ड V1 माइनस V2। V1 और V2 क्या होते हैं, जो V1 होता है वो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन, और जो V2 होता है वो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। जब दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाता होता है, ठीक है। अगर हम इसमें 0.1 जो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको हम V1 माइनस V2 मिली इक्विवेलेंट्स में लेते होते हैं और इसको 1000 में पर डिवाइड करते होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ। 14 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम किस तरह से कैलकुलेट करते होते हैं कि जो वेट होता है नाइट्रोजन का उसको ऊपर रखते होते हैं और नीचे जो हमने कोल का वेट लिया होता है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब वो नाइट्रोजन का वेट किस तरह से फाइंड आउट करना है ये हमने उसका फार्मूला बनाया था अभी कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी 0.1 जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड है और V1 माइनस V2 करेंगे। V1 हमारे पास क्या है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट थी और जबकि V2 हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट थी, और इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे और 114 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी। अब ये जो सी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है ये जो वेट ऑफ नाइट्रोजन है इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो कोल हमने लिया था जो कोल का वेट लिया था उसको हम डिनोमिनेटर और 100 पे हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फ्यूल। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की कि जो फ्यूल है उसके अंदर हम सल्फर की अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट करते होते हैं। तो इसके लिए भी हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हम कंबस्टन करवाते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो सल्फर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर,
ठीक है। और जो भी ऐश वगैरह बनती होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते होते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है। फिर ये जो सा डाइल्यूट वॉशिंग वगैरह होती है, इसको हम ट्रीट करते होते हैं, ये जो जितने भी एसिड के एक्सट्रैक्ट होते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, उसको हम ट्रीट करते होते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। ये जो सी सल्फर थी, ये हमारे पास कन्वर्ट हुई थी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। ये जो सी सल्फर डाइऑक्साइड होगी, इसको हम ट्रीट करवाएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, और ये हमारे पास वाइट पीपीटीज बना देगी बेरियम सल्फेट की। ठीक है, BaSO4। और इसकी वाइट पीपीटीज बनती होती हैं। ये जो सी वाइट पीपीटीज होती हैं, इनको हम फिल्टर करते होते हैं, इनको वॉश करते होते हैं और ड्राई करते होते हैं, और इसको हम हीट करते होते हैं। हीट करके हम इसका वेट कैलकुलेट करते होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज जो हमने कोल बर्न किया है कैलोरीमीटर के अंदर, उसका वेट है 5 ग्राम। और जब हमने इसके पीपीटीज बनाए और उसको ड्राई किया और उसको हमने वेट कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास आया 0.5 ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जोन सा बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटीज बनती है, इसका हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बेरियम का एटॉमिक मास होता है वो 137 ग्राम होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर हम 4 एटम्स की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 64 ग्राम। तो जो बेरियम सल्फेट है, जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 233 ग्राम। तो अब हम कहते हैं कि 233 ग्राम में जो सल्फर प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक सल्फर का एटम है, और एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है 32 ग्राम। तो हमने अगर 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट करनी है तो 32 को डिवाइड करेंगे 233 पे, और हमारे पास जो ड्राई वेट है तो वो 0.5 आया था। तो अगर हम 0.5 के अंदर बेरियम सल्फेट के अंदर मालूम करना चाहते हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वेट आ जाएगा दैट विल बी द वेट ऑफ द सल्फर। तो वो अगर हमारे पास वेट आया 0.068 ग्राम। अब हम परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ऊपर जो हमारे पास वेट आया था पीपीटीज का, ये जो हमने मालूम किया है 0.068 ग्राम, उसको रखेंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जितना हमारे पास टोटल वेट था उसको हम रखेंगे। और वो हमने कितना लिया था, टोटल वेट हमारे पास था 5 ग्राम। इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है। और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है 1.37। लास्ट पे है कि अगर हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरह से, जिस तरह से वो ये सेम मेथड है अप्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस का। जिस तरह हमने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में फाइंड आउट की थी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरह से हम अल्टीमेट एनालिसिस में फाइंड आउट करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज को फाइंड आउट किया, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऐश वगैरह, इन सारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। और जब माइनस करके जो हमारे पास परसेंटेज आएगी दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्यूल। तो इस तरह से जो हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस होते हैं, इसमें हम हर एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करते होते हैं। इसलिए जो हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और अल्टीमेट एनालिसिस को वो इंडस्ट्रीज यूज करती होती हैं जिनकी फ्यूल पर डिपेंडेंस ज़्यादा प्राइमरी रोल होता है, ज़्यादा मैटर करता होता है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।